और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल कवर स्टोरी से जुड़ा हुआ। कवर स्टोरी हमने आपको बताया एआई और कॉल सेंटर जॉब्स, उसी से जुड़ा हुआ आज का सवाल। क्या आपको भी लगता है टीसीएस सीईओ की तरह कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएंगी? हाँ या ना में आपको देना है जवाब। और हाँ, कुछ कमेंट करना चाहे तो प्लीज कीजिएगा। अपनी राय, प्रतिक्रिया, विश्लेषण, टिप्पणी जो भी आप समझें आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा, दिलचस्प लगा, कंस्ट्रक्टिव लगा तो जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे शो में। फिलहाल हाँ या ना में आपको जवाब देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे तमाम जो हैं उन पे ये पोल खुला है। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन की माने तो एआई जल्द ही ज्यादातर कॉल सेंटर्स की नौकरियां खत्म कर सकता है। भारत के लिए यह स्टेटमेंट इसलिए अहम है क्योंकि नैस्कॉम के आंकड़े बताते हैं कि भारत में आईटी और बीपीओ प्रोसेसेस से जुड़े हुए तकरीबन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग हैं। तो क्या इन सब की नौकरी खतरे में? आज हम इसी का विश्लेषण करने जाएंगे। कई बार हम इस बात पर बहस कर चुके हैं कि एआई के आने से नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बीपीओ या जो कॉल सेंटर्स सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में भी हम इसे ले जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की क्या राय है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से ही दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद देश में कॉल सेंटरों की बाढ़ सी आ गई। इस सेक्टर में जबरदस्त तरक्की के साथ लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलने लगा। लेकिन अब एआई के आने के बाद इस सेक्टर पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है, या यूं कहे कि एआई अब कॉल सेंटर के लिए विलन बनकर खड़ा है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की सीईओ के कृतिवासन का मानना है कि देश में कॉल सेंटर के पास सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। इसके बाद एआई कॉल सेंटर की जगह ले सकता है, क्योंकि भविष्य में फोन करके शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह एआई खुद ही ग्राहकों की परेशानी भांप लेगा और उसका हल निकाल लेगा। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के कृतिवासन का कहना है कि पूरे देश में एआई का इम्पैक्ट कॉल सेंटर पर दिखाई देगा। हालांकि कॉल सेंटर की नौकरियों में अभी कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन नौकरियों पर एआई के असर की आशंका को टाला नहीं जा सकता है। कृतिवासन का कहना है कि कॉल सेंटर के पास काम की कमी होने लगेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमर्स की समस्याओं का समाधान निकाला जाने लगेगा। जनरेटिव एआई से लैस चैटबॉट कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को समझकर वो सारे काम कर सकेंगे जो कि एक कॉल सेंटर एजेंट करता है। नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री लगभग 48.9 अरब डॉलर की है। इनके जरिए देश में लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। के कृतिवासन का ये भी मानना है कि टेक इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की डिमांड न तो तेज होगी और न ही कम होगी। उनके मुताबिक वर्कफोर्स को बदलते हुए दौर के हिसाब से ट्रेनिंग देनी होगी। टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन का कहना है कि उन्होंने देश में लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू लगभग 30 अरब डॉलर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरियों पर असर तत्काल नहीं दिखाई देगा, इसका लॉन्ग टर्म असर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। एआई के आने के बाद टीसीएस की क्लाउड बिजनेस यूनिट को 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं। ऐसे में कर्मचारियों की स्किल बढ़ाकर उन्हें एआई से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहे तो आने वाले दिनों में कॉल सेंटर से काम कर रहे लोगों को एआई टेक्नोलॉजी से अपडेट होना होगा, तभी वो अपनी जॉब बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आइए अब शुरू करते हैं आज की चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत कीजिए रजनीत सिंह जी का, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीत सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं हिमांशु जोशी, प्रोफेसर हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के, आईएमआई से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका भी हमारे शो पर। रजनीत सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे।
कृतिवासन जी जो कह रहे हैं सर, आप सहमत हैं उससे? दीपक, मैं रिपोर्ट पढ़ा और रिपोर्ट को भी सुना भी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पे आने वाले समय में काफी इस पे चर्चा रहेगा। और काफी हद तक मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। और उनका सबसे बढ़िया ये भी रहा है कि ये बताते हुए कि नौकरियों पे असर पड़ेगा, उन्होंने ये भी साथ साथ बोला है कि कंपनीज को अपने जो भी इस तरह के एम्प्लॉयज के जॉब्स पे असर पड़ेगा, उनको आप किस तरह एक तरह से अपस्किल करेंगे। कुछ नए जो जॉब्स क्रिएट होंगे, जो कि शायद एआई के उसमें दायरे में ना हो। तो हमारे लिए इस पूरी जो रिपोर्ट है, इसमें एक तरह का कॉशन भी है, तैयारी भी करनी है, और दूसरा सॉल्यूशन भी है कि हमें इसको किस तरह से टैकल करना है, और आगे आगे चल करके एआई को हमें एक टूल के तौर पे हमें इसे यूज करना है, ना कि हमें इसे एक ऐसा किसी चीज को देखें जिससे कि हमारे डिसरप्शन के एंगल से देखें, या जिससे कि हमारा रिस्क कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें पूरे तैयारी के साथ इसको हमें वेलकम करना चाहिए, ना कि हमें इसको रेजिस्ट करना चाहिए। और कंपनीज के पास समय भी है। ऐसा नहीं कि कृतवासन साहब ने कुछ बोला कि ये कल हो जाएगा। उन्होंने 1 साल का समय दिया है। मैं मान के चलता हूं इसमें और भी समय लगेगा, धीरे धीरे, जब तक एआई का एक हम लोग पूर्ण एक इम्पैक्ट देखेंगे कंपनीज में। तो अभी हमारे पास समय है इस पे हमें और काम करने के लिए। ऑल राइट सर, हिमांशु जी आपका भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। बताएं सर, कृतिवासन जी जो कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स उन्होंने अगले साल तक का ही एक समय दे दिया, तो क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा? मैं पर्टिकुलरली अगर कॉल सेंटर्स और बीपीओ से जुड़ी हुई जो जॉब्स हैं उनकी मैं बात करूं, आपकी नज़र में क्या वाकई में एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? देखिए, जो उन्होंने ये कंसर्न रेज किया है, ये बहुत रेलेवेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के हर समय इश्यूज रहे हैं। और खासकर अगर हम कॉल सेंटर के संदर्भ में देखें तो बहुत एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ये इंडस्ट्री। मैं इसको एक शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कि कुछ जो मंडेन जॉब्स हैं, जो रूटीन जॉब्स हैं, वो ऑटोमेट हो जाएं एआई या जेन एआई के थ्रू। बट मैं समझता हूं कि ये नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा, जो आज हमारे कॉल सेंटर्स के ऑपरेटर्स हैं, जो कि कुछ डेटा एंट्री या मंडेन टास्क कर रहे हैं, वो आई थिंक उनका रोल एक मंडेन टास्क से शिफ्ट होके डिसीजन मेकर्स या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको सिर्फ इस तरीके से देखना कि ये एक डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस होगा इसका। मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे इन टर्म्स ऑफ अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। अब हिमांशु जी, मैं कंटिन्यूएशन में आपने एक बात बोली कि भाई अब एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी। अब इसमें थोड़ा सा एक डिबेट ये आती है, और ख़ास तौर से मैं कॉल सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। कस्टमर सर्विस क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एआई का? क्योंकि कहा यह जाता है, आशंका इस बात की है कि एआई शायद जो कॉम्प्लेक्स कस्टमर इंक्वायरीज हैं, जितना इफेक्टिवली ह्यूमन एजेंट्स उनको हैंडल कर लेते हैं, क्या वो टच दे पाएगा एआई? क्या वो एक समय के बाद एकदम टेम्पलेटेड आपके जवाब होंगे, तो वो कस्टमर को एक आशंका ये भी रहती है कि कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाए, आपकी सर्विस से वो नाखुश रह जाए। तो जो जो कॉम्प्लेक्स कस्टमर इंक्वायरीज आती हैं और जो एक इमोशनल टच होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस का, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने इसके पॉजिटिव्स देखे हैं कि एआई किस तरीके से एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, या कॉस्ट सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में करता है।
बट उसका एक और पहलू भी है कि क्या वो ह्यूमन इमोशंस को मिमिक कर सकता है उस हद तक जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे मॉडल्स है या जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसी तरीके का इमोशंस या सेंटिमेंट्स या एम्पैथी या डिग्री ऑफ एंगेजमेंट अगर हम कहें, बिकॉज अगर एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं कि मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूं या मैं किसी एक ह्यूमन एजेंट से बात कर रहा हूं, एक ट्रस्ट फैक्टर इमर्ज होता है। और जब तक कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं होता, तब तक इसमें वो क्वेश्चन मार्क्स कस्टमर के माइंड में रहेंगे और ट्रस्ट फैक्टर जो कि क्रिटिकल है, वो स्टैब्लिश होना और उसको कस्टमर को सेटिस्फाई होने में उसमें अभी टाइम लगेगा। एब्सोल्युटली सर। रजनी सर, मैं आपका भी इस पर टेक लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स एचआर प्रैक्टिसेस से थोड़ा सा अलग हटके ये सवाल है, बट आप एक इंडस्ट्री लीडर रहे हैं लंबे वक्त से, आपका अपना जो ओपिनियन है ख़ास तौर से कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लीटली रिप्लेस कर देना नंबर वन, इसमें वही जो जिसका जिक्र अभी हिमांशु भी कर रहे हैं कि इसमें एक ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक टच भी चाहिए होगा, तो क्या एक हाइब्रिड मॉडल बेहतर रहेगा कि जिसमें मशीन एंड ह्यूमन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और इकोसिस्टम एक इस तरह का बन रहा है? आपका एक्सपीरियंस इस पर क्या रहेगा सर? बिल्कुल दीपक, मैं हिमांशु जी को बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मुझे याद आ रहा था कि हम लोग अभी भी जब हम लोग बैंकिंग करते हैं या हमारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जब भी हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो आपका जो पहला 2-3 जो आपका इंटरेक्शन होता है वो एक वॉइस रिकॉर्डेड मशीन के थ्रू होता है। आपको बोला जाता है अब ये नंबर दबाइए, फिर आपसे एक तरह का वार्तालाप चलता है। बट कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि मैं शायद किसी से बात कर लूं, और वो ऑप्शन हमें मशीन में दिया जाता है कि आप ये 9 नंबर दबाएं अगर आपको एक कस्टमर सर्विस एजेंट से बात करनी हो। तो ये मैं हिमांशु जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन कांटेक्ट और कनेक्ट बना रहेगा, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए। हर तरह के कस्टमर्स होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि सर्विस प्रोवाइडर्स बिल्कुल ही सब कुछ ऑटोमेट कर दें। उसमें काफी लोगों को दिक्कतें आएंगी, खास करके इंडिया में जहां पर के लिटरेसी लेवल्स भी काफी मिनिमम लेवल पे है। वहां पर आप किस तरह से इसको चलाते हो, तो एक तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स पे कैसा असर पड़ेगा, दूसरा अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पे, उनपे भी अगर हम देखेंगे शायद वहां पे यस एडवांसमेंट थोड़ा ज्यादा हो, वहां पे कुछ जॉब्स शायद जल्दी रिप्लेस हो। उसमें भी हमें देखना है कि कॉल सेंटर्स भी देखिए 2 तरह की होती हैं। एक कॉल सेंटर्स होते हैं जो बिल्कुल वॉइस वाली हैं, और दूसरी जो है बिल्कुल डेटा वाली है, जो बैक ऑफिस वाली है। तो हमें ये दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों में कस्टमर एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। और मैं ये मान के चलता हूं, हिमांशु जी जो पहले बोल रहे थे कि काम जिस तरह के आएंगे एआई के आने पर, उस पे काफी लोगों का नजर चला जाएगा क्वालिटी ऑफ कॉल के ऊपर, ऑडिट के रोल्स काफी आ जाएंगे, प्रोसेस एक्सेलेंस पे काफी फोकस आएगा। तो ये तरह तरह की जॉब्स इतनी अच्छी आने वाली हैं जिसमें कि आपको आपका रोल काफी एनरिच होगा, और उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपर्टीज तराशी जाएगी। और अगर आप उसके लिए तैयार हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और उसको आप अच्छी तरह यूज करते हैं, तो आई थिंक ये एक विन विन सिचुएशन है कस्टमर के लिए, कंपनी के लिए और एम्प्लॉय के लिए। ऑलराइट सर। हिमांशु जी, अब मैं अब 2 पिक्चर में आपके सामने रखना चाहूँगा। एक लेटेस्ट अभी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, और गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि साहब हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल सर्विस हब बन गया है। ख़ास तौर से जो GCCs हैं, हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वो एक जर्नी रही है हमारी BPO के बाद, KPO के बाद, एंड देन GCCs वी हैव, जिसमें ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम समाता है, वॉइस बेस्ड प्रोसेस का और इन सब का, कॉल सेंटर्स का। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम साहब वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसमें कि बहुत सारे जॉब जनरेशन हुए हैं पिछले 18 साल में, वर्ल्ड की हम सर्विस फैक्ट्री बन गए, हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं,
हमारी जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में सराही जाती है और इसका फ़ायदा हिंदुस्तानी जनता को भी मिलता है, ख़ास तौर से वो युवा। मैं वापस उस सेगमेंट में आ रहा हूँ, कॉल सेंटर्स वाले, ख़ास तौर से वो युवा जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, अभी कोई बड़ी लॉन्ग टर्म जॉब में अभी गए नहीं हैं, बीच में एक ट्रांजिशन चाहते हैं जहाँ थोड़ा पैसा भी आ जाए, हल्का फुल्का एक्सपीरियंस भी आ जाए, पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाए, और वो हेल्प करता है उनके आगे उनके करियर को शेप करने में। अगर वहाँ पर AI रिप्लेस कर देगा तो एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन जो है इंडियन यूथ का, आपको नहीं लगता है हिमांशु जी कि वहाँ पर एक थोड़ा सा हिट करेगा वो चीज़ों को? नहीं, ये शंका जो जताई जा रही है बिल्कुल ही मतलब ये कंसर्न वैलिड है, बिकॉज अभी हम देखें तो हमारे यहाँ इतने इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स निकलते हैं और ये जो इंडस्ट्री है BPO, KPO या GCC की आपने बात करी, ये बहुत एम्प्लॉयज मतलब बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के नए रोल्स इमर्ज होंगे, क्योंकि मैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये देखता हूं कि कुछ नए रोल्स इमर्ज होंगे जिसमें नए स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि इन जो नए ग्रेजुएट्स हैं हमारे, या जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो मतलब मैं भी कभी ये सोचता हूँ कि किस तरीके का इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे ये एक कॉम्प्लीमेंट करती हुई टेक्नोलॉजी दिख रही है, जो कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगी। इसका मैं एक एनालॉजी याद करता हूं, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो इसी तरह की शंकाएं लगाई गई थी कि बहुत जॉब्स इरेडिकेट हो जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए नए जॉब्स क्रिएट हुए और अब आप देख सकते हैं उसका किस तरीके का इम्पैक्ट है। बट हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा इसका रियल इम्पैक्ट देखने के लिए, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, रजनीश सर, क्या ये एक मौका नहीं है? देखिए, सवाल तो बहुत होंगे और सवालों की सीरीज कभी ख़त्म नहीं होगी अगर हम इसके अगेंस्ट या जो इसके चैलेंजेस हैं उन पर अगर बात करेंगे, राइट? बट मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ पे बात ज़्यादा आप करना चाहूँगा। क्या ये एक बेहतर मौका नहीं है हमारे इंस्टीट्यूशनल जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर से जो न्यू एज टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, क्या ये उनके लिए एक मौका नहीं है कि वो अपने कोर्स करिकुलम को रीडिज़ाइन करें? क्या वो जो परंपरागत जो धारणाएं हो जाती हैं ग्रेजुएट इंजीनियर्स के मन में कि साहब यहाँ से इंजीनियरिंग किया, बड़ी कंपनी में देखेंगे कैंपस के थ्रू नहीं हुआ तो रेफरेंसेस के थ्रू चले जाएंगे, एलुमनाई के थ्रू चले जाएंगे, वहाँ से नहीं हुआ तो हमारे पास एक ट्रांजिशन है BPO KPO वगैरह इन सब चीज़ों में। तो क्या ये एक मौका नहीं है हमारी हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स का, रीडिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स एंड करिकुलम्स का, जो कि स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा हो और फ्यूचर रेडी ज़्यादा हो? नहीं, इसमें बेशक इसमें दीपक कोई दो राय नहीं है, और मैं मान के चलता हूं कि सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी फ्यूचर की तैयारी में लगी हुई हैं। फ्यूचर रेडीनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है इस टेक्नोलॉजी के स्पेस में, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद। और कोर्स करिकुलम में चेंजेस आना, ये इस तरह की स्पेशलाइजेशन लाना कोर्सेज में, मैं मान के चलता हूँ इस पे काफी कार्य चल रहा है। और इंस्टीट्यूट्स इसके ऊपर डेफिनेटली, इसमें देखिए अगेन इम्पॉर्टेंट एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट इतना नया है इन अ सेंस। मैं ये भी जब मैं बोल रहा हूँ नया है, ऐसा नहीं है कि AI कुछ अभी कल आया है, ये काफी समय से रहा है, मगर इसके हमें ये देखना पड़ेगा कि फैकल्टी, हमारे एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी, ताकि स्टूडेंट सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर कोर्स बदलते हैं, सब्जेक्ट्स लाते हैं, साथ साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास सक्षम फैकल्टी है कि नहीं, जो कि ये सही नॉलेज और स्किल हमें इम्प्लीमेंट कर सके
और दे सके हमारे स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट रहेगा। ना कि आप सिर्फ कोर्स में चेंज कर दें और सब्जेक्ट के नाम पे आपने एक टिक मार्क कर दिया कि हमारे स्टूडेंट्स एआई रेडी हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, और इसीलिए कॉशन रहेगा इंस्टीट्यूट्स को कि आप सही फैकल्टी को हायर करें, उनको या तो रीट्रेन करें, अगर हमारे एग्जिस्टिंग फैकल्टी हैं उनको रीट्रेन करें, उनको अपस्किल करें, ताकि आपकी फैकल्टी की भी जो रिसोर्स पूल है वो तैयार रहे ऐसे हमारे फ्यूचर के लिए जो कि हमारे सामने है। वेरी वेल सेड सर। और मैं क्योंकि हिमांशु जी अभी एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, मैं थोड़ा सा हिमांशु जी मैं थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर को समझना चाहूँगा। जो अभी रजनी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और मैं उसको अगर समराइज करूँ एक लाइन में, तो बिफोर स्टूडेंट्स को आप फ्यूचर रेडी बनाएं, आपको पहले फैकल्टीज को फ्यूचर रेडी बनाना पड़ेगा, ताकि वो बच्चों को फ्यूचर रेडी बना पाने की स्थिति में आ पाएं। क्या हो रहा है फैकल्टीज की रीट्रेनिंग, रीस्किलिंग, न्यू एज टेक्नोलॉजी से उनको वाबस्ता करने में, कोलैबोरेशंस के नजरिए से, ताकि वो बच्चों को फ्यूचर रेडी ज्ञान दे पाएं? देखिए, रजनी जी ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज अगर टिपिकली आप किसी भी कॉलेज करिकुलम को देखेंगे तो एक वो स्टैंडर्ड करिकुलम होता था पहले, जिसमें कि आप जो आपको आता था वो आप सिखाने की कोशिश करते थे। बट आई थिंक ट्रेंड चेंज हो गया है, अब आउटवर्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेंड हो गया है, जहाँ पे कि पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रेवलेंट है इंडस्ट्री में, और हमारा सबसे अच्छा कनेक्ट हमारे रिक्रूटर्स और एल्यूमनाई कनेक्ट है, जो कि हमें बताते हैं कि क्या अभी इंडस्ट्री में किसका प्रचलन है या क्या चीज प्रेवलेंट है। और आई थिंक दैट इज व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। अगर मैं अपने बिजनेस स्कूल की भी बात करूं, तो हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को डीपली इन्वॉल्व करते हैं अपने करिकुलम डेवलपमेंट में, और ये एक सही तरीका है करिकुलम को देखने का, बिकॉज ये एक ट्रेडिशनल जो था कि हमें जो आता है वो हम सिखाएंगे, वीज़ा-वी जो इंडस्ट्री की डिमांड है हम उस हिसाब से अपने को स्केल अप करें और फिर उसको डिलीवर करें। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये जो अप्रोच है कि जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो ड्राइव कर रहा है आपके करिकुलम को, अगर इस तरीके का अप्रोच रहता है तो मुझे लगता है कि कभी भी करिकुलम आउटडेट नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। आज एआई है, जेन एआई है, कई न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि पहले प्रेवलेंट थी, जो कि पॉपुलर थी, अब वो धीरे धीरे फेज आउट हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करें, इकोसिस्टम को स्कैन करें, और उसके मुताबिक अपने जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं या सिस्टम्स हैं उनको अलाइन करें अपने करिकुलम को रिस्ट्रक्चर करने में, सो दैट किसी भी तरीके का गैप ना हो और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री रेडी रहें। एब्सोल्युटली। देखिए, ये डिबेट इसलिए ज़रूरी है दोनों पक्षों के बीच में, क्योंकि देखिए आप सिर्फ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब कॉस्ट सेविंग का इशू है इसमें, जो कॉस्ट सेविंग अचीव होगी एआई इम्प्लीमेंटेशन इन कॉल सेंटर्स में, वो कंपनी को बेनिफिट करेगी, कंपनी फिर नए तरह के जॉब जनरेट करेगी। कुछ लोग इस तरह के साइकिल, देखिए इतना स्ट्रेट ये इशू नहीं है। सवाल ये भी आ सकता है कि क्या सेविंग्स पोटेंशियल जॉब लॉसेस को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है, एथिकली भी और अदरवाइज भी। तो इसलिए आपको चारों तरफ की बहस को इसमें समाहित करना पड़ेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे, और इसीलिए आज की हमने चर्चा का आयोजन किया था कि एक्चुअल में इंडस्ट्री कर क्या रही है, किस दिशा में जा रही है, और उसके सापेक्ष जो हम कह रहे हैं कि अगर 10 जॉब जाएंगे तो 20 जॉब आएंगे भी, तो उन्हीं आयामों को हम टटोलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये एआई वर्सेस जॉब लॉस का जो पूरा मुद्दा है ये एक तरफा ना हो जाए, इसमें एक ही नैरेटिव पैदा ना हो जाए। इसलिए हमने आज अलग अलग पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। उम्मीद है दर्शकों को इससे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सर, वक्त निकाला आपने, हमेशा की तरह बहुत अच्छे से समझाया मुद्दे को। हिमांशु जोशी, थैंक यू सो मच आपका वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। और अब बारी है हमारी जनता का। हमने आज अपनी जनता से सवाल पूछा था कि साहब आपको क्या लगता है एआई आने से क्या नौकरियां चली जाएंगी। हमने सिर्फ कॉल सेंटर नहीं, हमने सारी पूछी थी।
अभी क्या नजरिया है? हम बीच बीच में ये वाले सवाल जरूर पूछते रहते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव भी टटोलने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम बताएं कि जनता ने आज क्या जवाब दिया है, कितने प्रतिशत हाँ और कितने प्रतिशत ना आए हैं, उससे पहले ज़रा फटाफट से कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं जो हमारे पास आए हैं। और अलग अलग कमेंट्स में आप देखेंगे कि लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब एआई के आने से जॉब लॉसेस तो होंगे, लेकिन उतनी ही तादाद में कुछ नई नौकरियों का भी सृजन होगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साहब एआई के आने से कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में ही जॉब लॉसेस होंगे, बाकी क्षेत्रों में नौकरियों के मौके भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं जो लोगों ने हमें भेजी हैं, और हम शुक्रगुजार उन लोगों के जो इस तरह से हमको प्रतिक्रिया भेजते हैं। अब आज के पोल का वक्त है कि आज हमारे देश की जनता क्या जवाब दे रही है हमारे सवाल का। क्या आपको भी लगता है कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएंगी? 64% लोग कह रहे हैं हाँ जी चली जाएंगी। 36% लोगों का मानना है कि नहीं जाएंगी। यानी कि ज्यादातर लोग अभी भी एक तरह से चिंतित हैं, खौफजदा हैं कि एआई उनकी जॉब को या किसी भी तरह की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। अब इंडस्ट्री का ये कहना है, जो एआई के जो समर्थक है वो कहना है कि नहीं साहब, ये बात दरअसल बैलेंस की होगी। एआई आएगा, कुछ नौकरियां जाएंगी, कुछ नौकरियां आएंगी भी, तो अंततोगत्वा एक बैलेंस बन जाएगा। लेकिन वो समझ पाने में शायद वक्त लगे जनता को। फिलहाल बात यह है कि आम लोगों का नजरिया यह है कि नौकरियां खा लेगा एआई।